एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा शीर्षक क्या लिखूं। कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड का पाठ 3 क्या लिखूं निबंध। लेखक हैं इसके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। आज हम इस निबंध को पढ़ने वाले हैं और इस निबंध का अर्थ जानने वाले हैं। इस निबंध में क्या है, लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है। इस निबंध के जो रचयिता हैं लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। प्रस्तुत निबंध क्या लिखूं, इसमें लेखक ने बताया है कि जो लिखने का निबंध लेखन की जो शैली है, निबंध लिखने का तरीका है, उसमें व्यक्ति को इस विशेष मानसिक स्थिति से गुजरना होता है और ऐसे में व्यक्ति को ठीक विषय का चुनाव करना चाहिए कि वह किस विषय पर लिख रहा है और क्या लिख रहा है। तो यह एक ललित निबंध है और जिसको जो है बड़े ही रोचक शैली में लेखक ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं निबंध को। लेखक कहते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। लेखक कहते हैं कि आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं ए.जी. गार्डिनर अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध निबंधकार हैं 19वीं सदी के। तो ए.जी. गार्डिनर का ऐसा कहना है कि जो लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है कि जब हमारे मन में कोई भाव उमड़ रहे हों, उसी समय हमें उन्हें लिख लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे मन में कुछ ऐसी उमंगें उठती हैं, हृदय में एक स्फूर्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, मस्तिष्क में एक ऐसा आवेग उत्पन्न हो जाता है कि हमें लिखना ही पड़ता है। लेखक कहते हैं, उस समय विषय की चिंता नहीं रहती कि जिस समय हमारे मन में नए नए विचारधाराएँ, नई नई स्थितियाँ आती रहती हैं, नए नए विचार, नए नए कल्पनाएँ उठती हैं, उस समय विषय की चिंता नहीं रहती कि हम किस विषय पर लिखें, क्या लिखें। अपितु उस समय तो जिस विषय के बारे में हमारे मस्तिष्क में बात उठ रही होती है, हम उसी विषय पर ही लिखना शुरू कर देते हैं, उसी विषय में लिखते हैं। उससे हम अपने हृदय के आवेग को भर देते हैं, यानी जो हमारे हृदय में बातें आई, हमने उसको जो है लिखने का काम किया। लेखक उदाहरण देते हैं कि जैसे हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। कि जैसे हैट को टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम आ सकती है। खूंटी जानते हैं बच्चों, कील होती है जहाँ पर वस्तु को टंगाया जाता है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से हैट को टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम आ सकती है, वैसे ही अपने हृदय के मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। बस शर्त यह है कि आपके हृदय में मनोभाव उठने चाहिए, आपके हृदय में विषय उठने चाहिए। असली वस्तु है हैट, खूंटी रही। तो जिस प्रकार हैट को टांगने के लिए हैट ज़रूरी है, खूंटी नहीं, वैसे ही लिखने के लिए, लेखन शैली के लिए आपके मनोभाव ज़रूरी हैं, विषय नहीं। इस तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। लेखक कहते हैं मन के जो भाव होते हैं वही यथार्थ चीज़ है, विषय यथार्थ नहीं रखता। यथार्थ ये है, सच्चाई ये है, उचित बात ये होती है कि आपके मन में जो है भावनाएँ उठनी चाहिए, आपके मन में जो है वह स्थिति उठनी चाहिए, भावनाएँ उठनी चाहिए। लेखक कहते हैं, गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जो गार्डनर साहब हैं, उनके इस कथन पर मुझे कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति जब लिखना चाहता है तो उसके मन की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि वह लिख लेता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु मेरे लिए कठिन ये है कि मेरी मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया, कि मैंने आज तक वैसा अनुभव ही नहीं किया कि स्वयं ही मेरे मन में ऐसी कल्पनाएँ आनी शुरू हो जाए कि जिसमें भाव जो अपने आप उत्थित हो जाते हैं। उत्थित का अर्थ होता है जागृत होना, कि मेरी मानसिक स्थिति आज तक वैसी हुई ही नहीं कि मेरे मन में अपने आप ही विचार आना शुरू हो जाए। क्योंकि बच्चों, मैं आपको बता दूं, लेखन शैली के लिए विचार आना बहुत ज़रूरी है। जो विचार मन में आते हैं उसी को लिखा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि मेरे मन में आज तक अपने स्वयं से कोई विचार उठते ही नहीं, तो मुझे इसलिए थोड़ी कठिनाई पड़ती है। लेखक कहते हैं,
मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। कि मेरे मन में तो स्वयं विचार आते नहीं, मुझे सोचना पड़ता है, चिंता करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, मेहनत कितना सोचने की बात, तब कहीं जाके मैं एक निबंध लिख पाता हूँ। लेखक कहते हैं, आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है, मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। लेखक कहते हैं कि आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थात मुझे विशेष रूप से लिखने के लिए निबंध मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि आज मुझे आदर्श निबंध लिखकर दिखाना है कि आदर्श निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। क्योंकि लेखक के लिए नमिता और अमिता का आदेश है। मैं आपको बच्चों बताता चलूँ, नमिता और अमिता लेखक की पुत्रियों का नाम है। लेखक उन अपनी बेटियों के लिए निबंध लिखना चाहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि आज मुझे अपनी बेटियों के लिए निबंध लिखना है, इसलिए मुझे एक आदर्श निबंध लिखना ही पड़ेगा। लेखक कहते हैं, नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना होगा। लेखक कहते हैं कि नमिता का आदेश है, यानी लेखक की जो पुत्री है नमिता, उसने कहा है कि वह दूर के ढोल सुहावने विषय पर निबंध लिखे, और लेखक की जो दूसरी पुत्री है अमिता, उनका आग्रह है कि वो समाज सुधार पर लिखें, क्योंकि ये दोनों ही विषय लेखक की जो बेटियां हैं उनकी परीक्षा में आ चुके हैं, इन दोनों विषयों पर निबंध। इसलिए लेखक कहते हैं कि इन दोनों विषयों पर मैं आदर्श निबंध लिखकर उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि निबंध रचना का रहस्य क्या होता है। मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि निबंध रचना का रहस्य क्या है। लेखक कहते हैं, दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके। अब लेखक जो उनको पहला शीर्षक दिया गया है, दूर के ढोल सुहावने, लेखक कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, अर्थात जो दूर ढोल बजाया जा रहा हो तो उसकी ध्वनि जब दूर से सुनाई देती है तो वो अवश्य ही सुंदर होती है, कानों में पड़ती है तो मधुर सुनाई देता है, लेकिन इतना भी सुंदर नहीं होता कि उस पर मैं 5 पेज निबंध लिख सकूँ। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, और उस जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, मैं उसको 5 पेज में कैसे लिखूं। लेखक कहते हैं कि इसी प्रकार से समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से हो रही है, अर्थात जब से हमारा पृथ्वी अस्तित्व में आया है, जब से इस पृथ्वी पर मानव जाति का विकास हुआ है, तब से समाज सुधार की चर्चा हो रही है। और जिस संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी, विज्ञ का अर्थ होता है बच्चों विद्वान, कि जिस संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी विरोधी हैं, अर्थात अभी तक उनका भी एक मत नहीं हुआ है, मैं इतने बड़े विषय को 5 पेज में कैसे लिखूं। अर्थात लेखक के लिए 2 समस्याएं हैं कि दूर के ढोल सुहावने तो होते हैं, लेकिन इतने सुहावने नहीं कि उन पे 5 पेज लिखा जा सके, और समाज सुधार पे आज तक बड़े बड़े विद्वानों का एक मत नहीं है, तो मैं इतने बड़े विषय को 5 पेज में कैसे लिख सकता हूँ भला। तो दोनों ही विषय लेखक के लिए मुश्किल है। लेखक कहते हैं, मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूँ। पहले यह जान लूँ कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। लेखक कहते हैं कि अब मैंने सोचा कि निबंध लिखने से पहले मैं निबंध शास्त्र के जो आचार्य होते हैं, अर्थात जो निबंध के बड़े बड़े ज्ञाता होते हैं, मैं पहले उनकी सम्मति जान लूँ, मैं उनकी राय जान लूँ कि ये निबंध लिखा कैसे जाता है, कि एक आदर्श निबंध कैसे लिखा जाए, फिर मैं जाके आदर्श निबंध लिखूँ। तब मैं भविष्य की चिंता करूँ, अर्थात पहले मैं एक आदर्श निबंध के बारे में पूरी तरीके से जान लूँ कि आदर्श निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, और तब जाके मैं निबंध लिखूँ। इसलिए मैं निबंध शास्त्र की कई आचार्यों की रचनाएं देखी। लेखक कहते हैं कि इसी तथ्य को जानने के लिए कि एक आदर्श निबंध कैसा होता है, मैंने निबंध शास्त्र के बड़े बड़े आचार्यों की रचनाएं देखी, अर्थात मैंने उनकी पुस्तकों को पढ़ा, ताकि मैं ये जान सकूं कि एक आदर्श निबंध कैसा होता है। अर्थात लेखक जानना चाहते हैं कि आदर्श निबंध कैसा होता है निबंध लिखने से पूर्व, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े आचार्यों की निबंध रचनाएं देखी कि एक आदर्श निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? लेखक कहते हैं कि एक विद्वान है। अब जब लेखक ने तमाम आचार्यों की रचनाएं देखी, तो उसमें उन्होंने पाया कि एक विद्वान है जिनका मानना है कि निबंध को छोटा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि छोटा निबंध बड़े निबंध की अपेक्षा बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि बड़ा अगर आप निबंध लिखते हैं तो उसमें सुंदरता नहीं रह जाती, वो उबाऊ प्रवृत्ति का हो जाता है, वो जो है नीरस हो जाता है। तो लेखक कहते हैं यदि मैं इस बात को मान लूँ कि निबंध छोटा होना चाहिए तो इसमें मेरा ही लाभ है, क्योंकि इससे मुझे छोटा ही निबंध लिखना पड़ेगा और खैर मुझे बड़ा निबंध नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं लिखूँ कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है, निबंध के दो प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह रंजित करना होगा, इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अब उन्हीं आचार्य महोदय का ऐसा मानना है कि जो निबंध शास्त्र के आचार्य महोदय जिनकी रचना लेखक पढ़ रहे थे, लेखक कहते हैं कि उन्हीं महोदय का ऐसा मानना है कि निबंध के दो प्रधान अंग होते हैं, दो मुख्य अंग हैं। निबंध के लिए दो चीज़ें हैं, पहली है सामग्री और दूसरी है शैली। सामग्री अर्थात आप किस विषय पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं। शैली किस प्रकार से लिख रहे हैं, यानी निबंध लिखने का ढंग कैसा है। ये दो चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। तो लेखक कहते हैं कि पहले मुझे सामग्री एकत्रित करना होगा कि जिस विषय पर मैं लिखना चाहता हूँ, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, तो इन दोनों चीज़ों की पहले मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। मुझे विचार समूह रंजित करना होगा, यानी विचार करके जो है उस बारे में सोच विचार करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना होगा, अर्थात चिंतन करना होगा कि इस विषय में मुझे क्या लिखना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। अब लेखक कहते हैं कि यह बात जाहिर है कि जो व्यक्ति जिस विषय में पढ़ता है, जिस विषय के बारे में वह चिंतन करता है, जिस विषय के बारे में अध्ययन करता है, वही विचार उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं। लेकिन भला ये कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने शीर्षक पर भी निबंध लिखना पड़ेगा। यदि पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। लेखक कहते हैं कि यदि मुझे पहले से ही पता होता कि मुझे इस विषय पर निबंध लिखना होगा, दूर के ढोल सुहावने, तो मैं पुस्तकालय में जाता, लाइब्रेरी में जाता और इस विषय में अनुसंधान कर लेता। अनुसंधान कहते हैं बच्चों खोजबीन को, जांच पड़ताल, कि मैं इस विषय में जांच पड़ताल कर लेता। पर अब समय नहीं है, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं जाकर इस विषय में जांच पड़ताल करूं। लेखक कहते हैं मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है, न कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। अब लेखक कहते हैं कि अब मेरे पास न तो समय है, मेरे पास केवल 2 घंटा है और मुझे इन 2 घंटों में ही निबंध लिखना है, क्योंकि न तो मेरे पास कोई विश्वकोश है, विश्वकोश कहते हैं डिक्शनरी को, क्योंकि न तो मेरे पास कोई विश्वकोश है और न ही मेरे पास कोई ऐसा ग्रंथ है मैं जिसमें देख सकूं कि एक आदर्श निबंध कैसा होता है या इन विषयों की सामग्री क्या है, यानी दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार के बारे में मैं लिख सकूं। इसके लिए न तो मेरे पास कोई ग्रंथ है और न ही मेरे पास विश्वकोश है। लेखक कहते हैं अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं उसी के आधार पर इन दोनों विषयों पर निबंध लिख दूँ। लेखक कहते हैं विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। विज्ञ कहते हैं बच्चों विद्वानों को, कि निबंध के जो विद्वान हैं उनका ऐसा मानना है कि निबंध लिखने से पहले निबंध का रूपरेखा अर्थात उसका स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए कि क्या लिखना है, कैसे लिखना। तो लेखक कहते हैं कि मुझे सबसे पहले दूर के ढोल सुहावने का रूपरेखा बनाना है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की रूपरेखा कैसी रूपरेखा है। लेखक कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि दूर के ढोल सुहावने इस विषय पे निबंध की रूपरेखा भला कैसी होगी। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूँ, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने विषय के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अब भले ही निबंध लिखने से पहले मैं उसका सारांश कुछ शब्दों में भले ही दे दूँ, कुछ वाक्यों में मैं सारांश लिख लेता हूँ, लेकिन निबंध लिखने से पहले सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि 10-5 वाक्यों में जो निबंध का सारांश लिखा जाता है, सार लिखा जाता है, वह मैं कैसे लिखूं। वह मुझसे नहीं लिखा जाता। कि जितने भी निबंध के ज्ञाता हुए हैं, जितने भी निबंध के विज्ञ लेखक हुए हैं, जानकार लेखक हुए हैं, क्या वो पहले से ही अपने निबंधों की रूपरेखा तैयार कर लेते थे। मेरे लिए तो मुश्किल है इस निबंध की रूपरेखा तैयार करना। लेखक कहते हैं कि A.G. गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है, मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। लेखक कहते हैं कि जो A.G. गार्डिनर हैं 19वीं शताब्दी के जो सबसे बड़े निबंध लेखक हुए हैं अंग्रेजी के A.G. गार्डिनर,
उनका ऐसा मानना है कि मैं जो लेख होता है लिख लेता हूँ, क्योंकि लेख और विषय दोनों अलग-अलग चीज़ होती है। लेख में व्यक्ति हृदय में आने वाले मनोभावों को पुस्तक पर उकेर देता है, लिख देता है, लेकिन उस विषय का एक उचित शीर्षक भी दिया जाना आवश्यक होता है। तो ए.जी. गार्डिनर कहते हैं कि मैं लेख तो लिख लेता हूँ, लेकिन उसका शीर्षक देने का काम मैं अपने मित्रों पर छोड़ देता हूँ कि तुम मित्र मेरे जैसा चाहे वैसा उस निबंध का शीर्षक दें। इसलिए लेखक कहते हैं कि निबंध लिखना तो आसान है, लेकिन उसका शीर्षक देना मुश्किल है। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं हुई होगी। लेखक कहते हैं कि शेक्सपियर जो कि नाटककार थे, लेखक कहते हैं कि शेक्सपियर को भी इतनी कठिनाई नहीं होगी नाटक लिखने में, जितना कठिनाई उन्हें अपने नाटक का शीर्षक लिखने के लिए जितनी कठिनाई उन्हें अपने नाटक का शीर्षक लिखने में हुई होगी। अर्थात किसी भी विषय पर लेखक स्पष्ट तौर पर यहाँ बताना चाहते हैं कि किसी भी विषय पर यदि निबंध आपको लिखना है, तो सबसे आवश्यक चीज़ है उस विषय का निबंध, उस विषय का जो है उस निबंध का विषय लिखा जाना, क्योंकि उस विषय में आप लिख तो लेते हैं, लेकिन उस विषय को का सार देना, उस विषय का नाम देना सबसे बड़ी समस्या होती है। तो लेखक कहते हैं चूँकि मैं सारांश तो लिख ही लूँगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मैं उसका सार कैसे लिखूँ, उस निबंध का विषय क्या दूँ, जैसा कि अन्य लेखकों को भी ऐसी समस्या आती है। लेखक कहते हैं इसीलिए तो घबराकर नाम न रखने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा, जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी। लेखक कहते हैं कि जैसा कि शेक्सपियर जी नाटक तो लिख लेते थे, लेकिन कठिनाई उन्हें नाटकों का नामकरण करने में हुई। इसीलिए उन्होंने घबरा करके अपने एक नाटक का नाम रख दिया, जैसा तुम चाहो, और इसलिए मुझसे ये रूपरेखा तैयार नहीं होगी। अर्थात निबंध का रूपरेखा तैयार करना तो मेरे लिए असंभव है। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे-छोटे हों, पर एक दूसरे से संबद्ध हो। यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे-छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि अब रूपरेखा तैयार करने के झंझट से लेखक को छुट्टी मिल गई। अब वो कहते हैं कि अब मुझे शैली निश्चित करनी है कि निबंध की शैली कैसी होनी चाहिए। लेखक कहते हैं उन्हीं आचार्य महोदय का ऐसा कथन है जिनकी रचना लेखक ने पढ़ी है। लेखक कहते हैं आचार्य महोदय का ऐसा कथन है कि भाषा का प्रवाह जो है भाषा का प्रवाह होना चाहिए, अर्थात वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिए, जिससे भाषा एक दूसरे से संबद्ध हो। लेखक कहते हैं ये बात बिल्कुल ठीक भी है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करूँ। परंतु मैं हूँ मास्टर, कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। लेखक कहते हैं परंतु मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं मास्टर हूँ, कहीं मेरी पुत्रियों को अर्थात नमिता और अमिता को यह न लगे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं निबंध में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करता हूँ, तो कहीं वो ऐसा ना समझ बैठें कि ये निबंध किसी मोटी अक्ल वालों के लिए लिखा गया है। और तो और मुझे अपनी विद्वता का प्रदर्शन भी करना है और अपने गौरव को स्थापित भी करना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में समाप्त होना चाहिए। मुझे ऐसा निबंध लिखना चाहिए। लेखक कहते हैं बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर्य ला देती है। लेखक कहते हैं बाणभट्ट जो हैं उन्होंने भी अपने पुस्तक में इसी प्रकार के जो है शब्दों का वर्णन किया है। अब मैं बच्चों आपको बाणभट्ट के बारे में बता दूं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के जो है संस्कृत के प्रसिद्ध गद्यकार थे, जिनकी एक पुस्तक है कादम्बरी, जिसमें उन्होंने लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है। लंबे वाक्यों का प्रयोग करने के कारण वो बहुत ही गांभीर्य है और दुर्बोधता अधिकतर लोग उसे नहीं समझ सकते। तो लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में बड़े बड़े वाक्यों को लिखा है, उसी प्रकार से मैं सोचता हूँ कि मैं भी निबंध में कुछ अस्पष्ट वाक्यों को रखूँ ताकि वो गंभीर हो जाए। लेखक कहते हैं इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियाँ डाल दी और लोगों जो अज्ञों से न सुलझ सके, और सेनापति ने अपनी कविता में ऐसे अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी है। लेखक कहते हैं इसी प्रकार से जो श्रीहर्ष हैं, श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए थे, जिनकी रचना है नैषधचरित। और तो और सेनापति भी 16वीं शताब्दी की ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो लेखक कहते हैं कि इसी प्रकार से जो है श्रीहर्ष और सेनापति ने भी अपनी कविताओं में कठिनता का प्रयोग किया है, जिससे मूढ़ों के लिए दुर्बोध, मूढ़ अर्थात मूर्ख, कि जो है मूर्खों के लिए उसे समझ पाना दुर्बोध है। तो क्यों न मैं भी अपनी जो है निबंध में कठिन शब्दों का प्रयोग करूँ।
तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। लेखक कहते हैं कि निबंध में गंभीरता हो, निबंध दुर्बोधता निबंध जो है में गंभीरता लाने के लिए आवश्यक है कि निबंध में लोकोक्तियों का, मुहावरों एवं अलंकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए और अत्यंत ही आवश्यक है कि उसका उपयोग किया जाए। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। लेखक कहते हैं कि अंग्रेजी के जो निबंधकार हैं, अंग्रेजी के जो साहित्यकार हैं, उन्होंने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया। चूँकि भारतीय साहित्य के जो लेखक हुए हैं, निबंधकार हुए हैं, उन्होंने यह आवश्यक बताया था कि निबंध में अलंकार, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे निबंध में गंभीरता आ जाए। परंतु जो अंग्रेजी निबंधकार हैं, उन्होंने जो है एक दूसरी ही पद्धति अपनाया, जो भले ही भारतीय निबंधकारों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। लेखक कहते हैं अंग्रेजी का जो साहित्य है, उसका अंग्रेजी में अत्यंत ही मान है। भले ही वो बहुत ही साधारण लिखे जाते हैं, उनमें दुर्बोधता नहीं होती, उसमें गंभीरता नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में उन निबंधों का बहुत ही अधिक मान है। लेखक कहते हैं उस पद्धति के जो जन्मदाता हैं, वह मॉन्टेन माने जाते हैं। अब तो मैं आपको मॉन्टेन के बारे में बता दूं। मॉन्टेन जो है अंग्रेजी के फ्रेंच भाषा के जो है प्रसिद्ध निबंधकार हैं 16वीं शताब्दी के, जिनको मानतेन भी कहा जाता है। तो ये फ्रेंच भाषा के जो है निबंधकार थे। लेखक कहते हैं उन्होंने, अर्थात मॉन्टेन ने जो कुछ स्वयं को उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना और जो कुछ भी अनुभव किया, उसी को निबंध के रूप में उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, अर्थात उसी चीज़ को निबंध के रूप में रखने का काम किया है। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उसमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आंखिका लेखन की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों का गंभीर तर्कपूर्ण विवेचन। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार के जो निबंध होते हैं, जो स्वच्छंद लिखे जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है क्योंकि वो मन की स्वच्छंदता से लिखे जाते हैं, क्योंकि मन में जो कल्पनाएं चलती हैं उसी को केवल लेखक उतारने का काम करता है। वो उदात्त कल्पना नहीं होती उनमें, और न ही आंखिकाएँ होती हैं, न अर्थात न ही उनमें अलंकार, मुहावरों और लोकोक्तियों का गंभीरता का दुर्बोध होता है, अपितु वो स्वच्छंद होती हैं और तर्कपूर्ण विवेचन उसमें नहीं होता ऐसे निबंधों में। लेखक कहते हैं क्योंकि ऐसा निबंध सच्ची अनुभूति से लिखा जाता है। उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उनका उल्लास रहता है। लेखक कहते हैं ऐसे निबंध जो लिखे जाते हैं, उसमें लेखकों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनका उल्लास होता है ऐसे निबंधों में। लेखक कहते हैं ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इस पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। लेखक कहते हैं चूँकि ये निबंध जो होते हैं वो मानसिक स्थिति से लिखे जाते हैं, उसमें न तो ज्ञान की गरिमा होती है और न कल्पना की महिमा, न तो उसमें ज्ञान का दुर्बोध ही रहता है, अधिक ज्ञान का प्रदर्शन ही किया जाता है ऐसे निबंधों में, और न ही बहुत अधिक कल्पना को दिखाया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि क्यों न मैं भी इसी प्रकार का निबंध लिखूँ। लेकिन लेखक के लिए समस्या यह है कि उन्हें 2 निबंध लिखना है। यदि वह दोनों निबंध लिखते हैं तो उन्हें 2 बार परिश्रम करना पड़ेगा। तो लेखक कहते हैं कि मेरे लिए समस्या यह है कि मुझे 2 निबंध लिखना है, और ये 2 निबंध लिखने के लिए मुझे 2 तरीके से सोचना पड़ेगा। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों इच्छाओं की पूर्ति कर दी। लेखक कहते हैं, अब लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अमीर खुसरो की मुझे घटना याद आती है। अमीर खुसरो बच्चों फ़ारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, फ़ारसी के कवि रहे हैं, और इनके द्वारा रची गई बहुत से गीत ऐसे हैं जो भारतीय फ़िल्मों में प्रयोग किए गए हैं। तो मुकरियाँ हम कह सकते हैं, और कव्वाली और पहेलियाँ इत्यादि का प्रचलन करने वाले अमीर खुसरो ही थे। तो लेखक कहते हैं कि अमीर खुसरो की एक कहानी मुझे याद आई कि एक बार वो प्यास लगने पर एक बार वो कुएँ पे गए जहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। तो पानी मांगने पर जो है एक औरत ने उनसे खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की कि आप मुझे खीर पर कविता सुनाएं। दूसरी औरत ने उन्हें चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर कविता सुनने का आग्रह किया।
अमीर खुसरो जो प्रतिभावान व्यक्ति थे, बड़े ही समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक ही पद्य में, एक ही लाइन में उन्होंने चारों की इच्छा पूरी कर दी और उन्होंने पंक्ति कही। नीचे जो है पंक्ति दी गई है कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो अमीर खुसरो प्रतिभावान व्यक्ति थे, उन्होंने एक ही पद्य की पंक्ति में, एक ही कविता की पंक्ति में चारों स्त्रियों की इच्छा की पूर्ति कर दी। उन्होंने खीर पर भी कविता कह दी, चरखे पर भी, कुत्ते पर भी और ढोल पर भी कविता पूरी कर दी। लेखक कहते हैं, मुझ में खुसरो जैसी प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, एक ही ढोल से दो चिड़िया मार लूँगा। लेखक कहते हैं कि मुझ में अमीर खुसरो जैसी प्रतिभा नहीं है, अर्थात मैं उनके जैसे विद्वत या उनके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं दोनों ही विषय को लेकर एक निबंध लिख दूँ, परंतु इस पद्धति को, यानी इस ढंग को, इस मेथड को स्वीकार करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो मेरी कठिनाई आधी हो जाएगी, क्योंकि लेखक के पास दो विषय हैं निबंध लिखने के लिए, और अगर मैं दोनों को मिलाकर एक निबंध लिख देता हूँ तो इसमें मेरा ही भला है। लेखक कहते हैं, मैं एक ही ढेले से, अर्थात एक ही ढेला कहते हैं बच्चों पत्थर के टुकड़े को, मैं एक ही पत्थर से दो चिड़िया मार गया हूँ, यानी मैं एक ही निबंध में दोनों निबंध का समावेश कर दूँ तो मैं दोनों निबंध को पूरा कर लूँगा। लेखक कहते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। लेखक कहते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अर्थात ढोल जब कहीं दूर जो है बजाया जा रहा होता है वाद्य यंत्र, तो दूर से जब उसकी ध्वनि कानों पर पड़ती है तो वो बहुत ही मधुर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि उसकी कर्कशता दूर हो जाती है। परंतु पास बैठा हुआ व्यक्ति, उसके कान के तो पर्दे फट रहे होते हैं, यानी जो व्यक्ति ढोल के पास बैठा हुआ होता है। इसी प्रकार से जब दूर बैठे हुए व्यक्ति के कान में ढोल की आवाज़ जाती है तो संध्या के समय किसी नदी के तट पर बैठा हुआ वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति के कान में वही ढोल के जो है धुन मधुरता का संचार करते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। लेखक कहते हैं, वही ध्वनि जो पास में बैठे हुए व्यक्ति के कान में कर्कशता लाता है, कान के पर्दे फाड़ देता है, वही ध्वनि दूसरे व्यक्ति के कान में जो है विवाह उत्सव का चित्र खींच देता है। यानी दूसरा व्यक्ति सुनते ही उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में यह बात चलने लगती है कि शायद फला स्थान पर विवाह चल रहा है और कोलाहल यानी शोरगुल से भरे हुए घर में एक स्त्री नववधू अर्थात दुल्हन बैठी हुई होगी। वह मन में अपनी कल्पना करने लगता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। लेखक कहते हैं कि उस नववधू का जो आनंद होता है, उल्लास होता है, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त जो हृदय होता है, वो ढोल की कंपन उस कर्कश ध्वनि को क्या करते हैं, मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। अर्थात लेखक कहते हैं कि वो जो नववधू होती है, वह जो दुल्हन होती है, उसके साथ का जो आनंद होता है, जो कलरव होता है, उत्सव होता है, अमोद प्रमोद होता है, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, उस ढोल की कर्कशता को, अर्थात उस ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर कर देती हैं, जिससे समीपस्थ व्यक्ति को भी वो कटु नहीं लगता, अर्थात पास बैठे हुए व्यक्ति को भी उस ढोल की ध्वनि जो है कर्कश नहीं लगती और दूर के लोगों के लिए भी वो मधुर बन जाता है। लेखक कहते हैं, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। लेखक कहते हैं कि जो तरुण हैं, जो युवा लोग हैं, जो संसार के जीवन संग्राम से, संसार की समस्याओं से दूर हैं, उन्हें यह संसार बहुत ही सुंदर लगता है। और वो वृद्ध व्यक्ति जो अपनी बाल्यावस्था से, अर्थात अपने बचपन से, अपने युवा अवस्था से दूर चले गए हैं, उन्हें अतीत बड़ा सुंदर लगता है। अर्थात युवाओं को भविष्य अच्छा लगता है और वृद्ध व्यक्तियों को अतीत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अतीत को जी चुके होते हैं, तो इसलिए उन्हें अतीत सुंदर लगता है। और तरुण जिसने अभी भविष्य को नहीं देखा है, उसके लिए भविष्य बड़ा ही मनोहर होता है। लेखक कहते हैं, वे अतीत का स्वप्न देखते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धियों के लिए अतीत, लेखक कहते हैं कि वो अतीत का स्वप्न देखते हैं वृद्ध व्यक्ति, कि युवा व्यक्ति के लिए, तरुण व्यक्ति के लिए जैसे भविष्य
भविष्य का स्वप्न देखते हैं युवा लोग, वैसे ही जो वृद्ध व्यक्ति हैं वह अतीत का स्वप्न देखते हैं। युवा व्यक्ति भविष्य का स्वप्न देखते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य में अभी जाना है, और वृद्ध व्यक्ति अतीत का स्वप्न देखते हैं क्योंकि वो अतीत को बिताकर, अतीत को जी करके चले आ चुके हैं। लेखक कहते हैं, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण कांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। अब लेखक अपने दोनों निबंधों का एक ही निचोड़ देते हुए कहते हैं कि जो तरुण है, जो युवा है, वो भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, अर्थात जो हुआ नहीं है उसको वर्तमान में वह देखना चाहता है, और जो वृद्ध है वह अतीत को वर्तमान में लाकर देखना चाहता है। दोनों की तरुण जो लोग होते हैं, युवा, वह क्रांति के समर्थक होते हैं, और जो वृद्ध होते हैं वह अतीत के गौरव के संरक्षक होते हैं, रक्षा करने वाले होते हैं अतीत के गौरव का। लेखक कहते हैं, इसी के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध होता है, क्योंकि युवा जो है भविष्य की ओर देखता है और वृद्ध अतीत की ओर देखता है, और वर्तमान तो सदैव शुद्ध रहता है, शांत रहता है। इसी वर्तमान काल सदैव सुधार का काल बना रहता है। लेखक कहते हैं, इसी से यही कारण है कि जो वर्तमान है वह सुधार काल बना हुआ है, कभी नहीं सुधरा। ठीक, अर्थात समाज जो सुधार का कार्य है वह निरंतर चल रहा है, क्योंकि जो युवा है वो भविष्य की ओर देखते हैं और वृद्ध अतीत की ओर देखते हैं। ऐसे में वर्तमान की सुधारने की जो बीड़ा है वह कौन उठाए। लेखक कहते हैं, मनुष्य जाति में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधार की आवश्यकता न हुई हो। लेखक के कहने का आशय है कि जब से इस संसार का निर्माण हुआ है तब से कोई ऐसा काल नहीं हुआ, चाहे वह आदिकाल हो, चाहे जो भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, कोई भी ऐसा समय हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो है जब यह आवश्यकता न प्रतीत हुई हो कि समाज को सुधारने की आवश्यकता है। यानी हर काल में जो है समाज को सुधारे जाने की आवश्यकता निश्चित ही प्रतीत हुई, और आज भी निश्चित ही ऐसा लगता है कि हमारे समाज को सुधारे जाने की आवश्यकता है। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारों की गणना नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। लेखक कहते हैं, तभी तो चूँकि हमारे समाज को हर समय जो है सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, हर काल में, इसीलिए हमारे देश में कितने ही सुधारक आए, लेकिन हमारे समाज में जो है सुधारकों का कभी अंत ही नहीं हुआ। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन जैसे और शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक आए, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी जैसे सुधारक आए, परंतु इन सुधारकों की गणना केवल यहीं समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है, अर्थात अनगिनत समाज सुधारक हमारे देश में आए, परंतु जो समाज सुधार की समस्या है वह अब तक हमारे समाज में चल ही रही है। लेखक कहते हैं, यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार है वही आज दोष हो गए हैं, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। लेखक का कहना है कि हमारे जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं और नए नए सुधार किए जा रहे हैं, और नए नए सुधार हो रहे हैं तो दोषों का भी अंत नहीं है। वह सुधार जो आज हमारे लिए जिसे हम आज सुधार कहते हैं, वह आने वाले समय में दोष हो जाता है। इसीलिए न तो दोषों का अंत है और न सुधारों का अंत है। जैसे जैसे हमारा देश प्रगति करेगा वैसे वैसे जो है हमारे समाज में, हमारे देश में नए नए सुधार होंगे और नए नए दोष उत्पन्न होंगे। फिर उन दोषों को समाप्त करने के लिए नए सुधार किए जाएंगे, अर्थात यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, सुधार और दोष की। लेखक कहते हैं, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ समय के बाद उनका यह साहित्य अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। साथ में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही स्वप्न सुखद हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लेखक कहते हैं, हिंदी में जो प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, जो उसके निर्माता हैं, जो प्रगतिशील साहित्य का निर्माण कर रहे हैं, जो इसका निर्माण करने वाले हैं, वो ऐसा मानते हैं कि साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, परंतु कुछ समय के बाद
वही साहित्य के निर्माता देखेंगे कि उनका जो साहित्य है वह अतीत का स्मारक हो जाएगा, अतीत में विलीन हो जाएगा, क्योंकि आने वाले जो तरुण हैं, नए नए लेखक होंगे, नए नए कवि होंगे, उनमें वृद्धि हो जाएगी और वह आने वाले गौरव का स्वप्न देखने लगेंगे, क्योंकि तरुणों का जो दूसरा दल आएगा वो भविष्य के स्वप्न देखेगा, अर्थात आगे नए नए जो है रचनाएँ, आगे जो है एक नए युग का निर्माण करेगा। ठीक, क्योंकि दोनों ही इस समय सुखद चल रहे हैं, अर्थात जो वर्तमान में चल रहा है वो भविष्य को देखता है, और जो भविष्य में है, जो जा चुका है, वृद्ध है, वह अतीत का स्वप्न देखता है। लेखक कहते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अर्थात जिस प्रकार से दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उसी प्रकार से अतीत और भविष्य की कल्पना करना भी बड़ा ही सुखद प्रतीत होता है। तो बच्चों, आज का हमारा ये पाठ क्या लिखूं निबंध पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल के हर नोटिफिकेशन को पाने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें।